हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे जनवरी महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जनवरी महीने के 30 हफ्ते में यानी कि 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वो सभी हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आपके आगामी हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड वीक की करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में थर्ड वीक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का ताज किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होती है ये एक सौंदर्य प्रतियोगिता है और 2022 की जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन अभी जनवरी 2023 के अंदर किया गया है। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के लुइसियाना में। अमेरिका के लुइसियाना में इस बार इसका आयोजन किया गया था और इस बार की विजेता बनी है आर बोनी गैब्रियल। ये अमेरिका की ही हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने 2022 का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। इससे पहले आपको पता होगा 2021 में ये खिताब जीता था भारत की हरनाथ संधू ने, लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2022 के लिए इसको जीता है अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक होती है वो हर साल एक ही जगह पर होती है, यानी कि इसकी जगह फिक्स है और वो जगह है दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक होती है उसका आयोजन किया जाता है और इसमें दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जैसे कि इस बार की बैठक में जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा की गई, रसिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पर चर्चा की गई। तो इसी तरीके से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दावोस, स्विट्जरलैंड। हर बार इसकी एक थीम भी होती है और इस बार इसकी थीम रखी गई है कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, यानी कि विभाजित विश्व में सहयोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के ही अंदर है, लेकिन स्विट्जरलैंड के अन्य शहर में है जिसको बोलते हैं जेनेवा। तो हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जबकि इसकी वार्षिक बैठक होती है दावोस में। फिर ये क्वेश्चन आपको बताना है कि 15 जनवरी 2023 को 75वां थल सेना दिवस किस शहर में मनाया गया है? तो थल सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी का जो डे होता है वो आप सभी जानते हैं कि 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार इंडियन आर्मी ने अपना 75वां थल सेना दिवस मनाया है और इसकी जो परेड हुई है उसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो चीफ गेस्ट थे, यानी कि मुख्य अतिथि थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इस समय इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे इंडियन आर्मी के इस समय प्रमुख हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा देश साल 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि SCO, इसकी अध्यक्षता साल 2023 में भारत के पास है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2023 में SCO की जो भी बैठक होंगी उनकी अध्यक्षता भारत करेगा। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, भले ही इसके नाम में संघाई है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के एक अन्य शहर में है, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। SCO में टोटल मेंबर कंट्रीज की संख्या 9 है, जिसमें से 9वां जो देश बना था वो था ईरान। तो ये आपको याद रखना है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है और 2023 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है अपना भारत। 2023 में भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है। साइक्लोन 1 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइक्लोन नाम से पहली बार एक अभ्यास शुरू हुआ है और ये आयोजित किया जाएगा भारत और मिस्र के बीच में। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी कहा जाता है।
तो भारत और इजिप्ट कंट्री के बीच में पहली बार कोई अभ्यास शुरू हुआ है और इसका नाम है साइक्लोन। यहाँ पर वन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका पहला संस्करण है। तो साइक्लोन वन जो है ये भारत और मिस्र की आर्मी का अभ्यास है जो कि हाल ही में भारत में ही आयोजित हुआ है। भारत में ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में साइक्लोन वन नाम का अभ्यास भारत और मिस्र की आर्मी के बीच में हुआ है। हाल ही में आपको पता होगा 74वीं रिपब्लिक डे परेड का आयोजन किया गया था, तो उसमें मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की जो सैन्य टुकड़ी है वो भी आई थी, ये भी आपको याद रखना है। मिस्र की जो सैन्य टुकड़ी है उसने भी इस बार की रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 19 जनवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है। तो अब इसको रीडेवलप किया जाएगा। इसके लिए रीडेवलपमेंट परियोजना जो है उसकी आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की जो पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है इस पर लगभग 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया है पाकिस्तान को। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आपको बता दूं हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान की जो विकास दर है वो रहने वाली है 1.7%। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के बारे में अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष में 6.9% की दर से बढ़ेगी। तो आपको याद रखना है कि कौन से कंट्री को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था बताया गया है। यह देश है पाकिस्तान। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं दुनिया का पहला देश कौन सा था जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी? तो वो देश था जर्मनी। जर्मनी ने पिछले साल ही हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन लॉन्च की थी और अब दूसरा कंट्री बन गया है चाइना। और क्योंकि चाइना जो है ये एशिया में आता है इस तरीके से ये दुनिया का दूसरा जबकि एशिया का पहला कंट्री बना है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है। यहाँ पर आप इस ट्रेन को देख भी सकते हैं जिसको चाइना ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। हाल ही में 18 जनवरी 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। ये 3 राज्य भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों ही राज्यों के अंदर जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो इक्वल है और कितनी है? 60। त्रिपुरा में भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, नागालैंड में भी 60 और मेघालय के अंदर भी 60 है। यानी कि इन तीनों ही राज्यों के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होगी? कम से कम 31 सीटों की, क्योंकि बहुमत यानी कि मेजोरिटी का मतलब होता है 50% से अधिक सीटें जीतना। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैप के अंदर कौन से 3 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं सारे राज्य मार्क किए हुए, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर साल 2023 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अभी जो अनाउंस हुआ है जो फरवरी महीने में होने वाला है, तो 3 राज्यों के अंदर सबसे पहले होगा मेघालय के अंदर, नागालैंड के अंदर और तीसरा त्रिपुरा के अंदर। इन्हीं 3 राज्यों में फरवरी महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कौन से दिन मतदान होगा। त्रिपुरा के अंदर होगा 16 फरवरी को, फिर उसके बाद मेघालय और नागालैंड के अंदर एक ही दिन मतदान होगा और वो डेट है 27 फरवरी। डेट ऑफ काउंटिंग यानी कि जिस दिन मतगणना होनी है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो डेट होगी 2 मार्च 2023। तो यहाँ पर आपको डेट क्या याद रखनी है? मतदान जो है वो त्रिपुरा में 16 फरवरी को होगा, मेघालय और नागालैंड के अंदर 27 फरवरी को होगा, जबकि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो तीनों का एक साथ 2 मार्च 2023 को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताना है कि जिन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं
वहां पर इस समय के मुख्यमंत्री कौन हैं और उनकी पार्टी कौन सी है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फिर अगला सवाल आपके सामने है, 19 जनवरी को जेसिंडा आर्डर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है? तो जेसिंडा आर्डर्न जो है ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी। साल 2017 में ही ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनी थी और अभी इन्होंने अपने पद से, और जो इनकी पार्टी है लेबर पार्टी है, तो इन्होंने लेबर पार्टी के अध्यक्ष पद से और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूजीलैंड। हालांकि इसके बाद नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। इनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो क्रिस हिपकिंस जो हैं वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेसिंडा आर्डर्न के इस्तीफा देने के बाद। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? न्यूजीलैंड ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है और ये एक आइलैंड कंट्री है जिसकी राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ पर करेंसी चलती है डॉलर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया है? इस देश के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है जिसके चलते कई सारे यहाँ पर जो नेता हैं उनको बाहर कर दिया गया है, और यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुक, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये वियतनाम की बात यहाँ पर हो रही है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वियतनाम के राष्ट्रपति थे गुयेन जुआन फुक जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। वियतनाम की अगर हम बात करें तो ये एक आसियान कंट्री है, इसकी राजधानी है हनोई, और यहाँ पर का जो करेंसी चलती है वो है डोंग। डोंग यहाँ की करेंसी है और राजधानी का नाम है हनोई। हाल ही में 19 जनवरी 2023 को किस भाषा के जाने माने कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है? तो नीलमणि फुकन भारत के मशहूर असमिया कवि थे, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। पिछले साल आपने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि इनको नीलमणि फुकन जो है, जो कि एक असमिया कवि थे, इनको साल 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो देश के अंदर सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है। तो ये 2021 के लिए नीलमणि फुकन को दिया गया था जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। आर्मेनिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया जो कंट्री है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आर्मेनिया एशिया के अंदर ही है, तुर्की के पूर्व में ये पड़ता है, और आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पड़ोसी देश हैं जिनके बीच में नगोर्नो काराबाग रीजन को लेकर के डिस्प्यूट भी है, जिसको लेकर के समय समय पर इन दोनों देशों के बीच में संघर्ष भी होता रहता है। तो आर्मेनिया और अजरबैजान ये जो दोनों कंट्रीज हैं, यहाँ पर हाल ही में भारत ने अपने जो नए राजदूत अपॉइंट किए हैं दोनों ही देशों के अंदर। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। आर्मेनिया के अंदर जो नए राजदूत बने हैं वो एक महिला है, इनका नाम है नीलाक्षी शाह सिन्हा। नीलाक्षी शाह सिन्हा को आर्मेनिया के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। वहीं जो अजरबैजान देश है, अजरबैजान में भारत का नया राजदूत बनाया गया है एम श्रीधरन को। तो ये दोनों देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों देशों में भारत के जो नए राजदूत हैं इनका नाम भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्मेनिया की जो राजधानी है उसका नाम है येरेवान। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। फिर अगला सवाल आपके सामने है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो G20 की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के पास है, और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा भारत के अलग अलग शहरों में। तो उसी तरीके से हाल ही में जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है G20 का, उसकी पहली मीटिंग हुई है जिसका आयोजन किया गया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले आपको बता दूं, OECD का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। ये आर्थिक सहयोग और विकास के लिए काम करता है, और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके अंदर जो टोटल मेंबर कंट्रीज की संख्या है वो है 38। तो OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है क्लेयर लोम्बार्डली को। क्लेयर लोम्बार्डली, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यूके की हैं और अब इनको OECD का नया चीफ इकोनॉमिस्ट बना दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस शहर के अंदर फितूर 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला आयोजित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर करना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि फितूर नाम से ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर होता है ये हर साल एक ही जगह पर लगता है और वो जगह है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। तो इस बार भी फितूर 2023 जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला हुआ है इसका आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का जो 21वां संस्करण हुआ है ये पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। इस बार इसका आयोजन किया गया था पश्चिमी समुद्री तट पर और इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाजों ने हिस्सा लिया था। एक का नाम है INS चेन्नई जो कि एक डेस्ट्रॉयर जहाज है और दूसरा है INS तेग जो कि एक कॉर्वेट जहाज है। तो इन्हीं दोनों जहाजों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से। देन इसके बाद अगला सवाल है 17 जनवरी 2023 को किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के नए डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं पूछा जा रहा है। इस समय जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? तो इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इससे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके महानिदेशक थे, लेकिन अब इनको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्यूबा। क्यूबा जो कंट्री है ये नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन और इसकी राजधानी है हवाना। तो क्यूबा कंट्री में हाल ही में भारत के जो विदेश राज्य मंत्री हैं यानी कि विदेश मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो क्यूबा की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर गई हुई थी और उसी दौरान इन्होंने वहां पर पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोजेस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। अब ये पेंटावैलेंट वैक्सीन क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पेंटावैलेंट वैक्सीन जो है इसको 5-in-1 वैक्सीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये अकेली वैक्सीन 5 अलग अलग रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब कौन कौन से रोगों से ये बचाती है? एक तो डिप्थीरिया, दूसरा टिटनेस, तीसरा काली खांसी, चौथा हेपेटाइटिस बी और पांचवा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो क्योंकि ये 5 अलग अलग रोगों से बचाती है इसीलिए इसको पेंटावैलेंट वैक्सीन कहा जाता है। और हाल ही में क्यूबा कंट्री को भारत ने उपहार के रूप में 12,500 डोजेस जो हैं वो देने की अनाउंसमेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? जो इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा यानी कि JP नड्डा और ये बीजेपी के अध्यक्ष बने थे सन 2020 में। लेकिन अभी इनका जो कार्यकाल है वो जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी ये बीजेपी पार्टी के नेतृत्व करेंगे। तो याद रखिएगा अभी इनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हाल ही में चुनाव हुआ था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज यानी कि क्रांतिकारी, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, यानी कि भारत ने किस तरीके से स्वतंत्रता हासिल की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर यह बुक लिखी गई है जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज। तो इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने। यहाँ पर आप इसके कवर पेज पर भी देख सकते हैं संजीव सान्याल ने इस बुक को लिखा है और हाल ही में भारत के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे खराब है, जिसके चलते इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा देश का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। इसके बाद फर्स्ट पर तो दिल्ली है, इसके बाद कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर है हरियाणा का फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद।
अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स के बारे में है। आप सभी को बताना है कि जनवरी 2023 में भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच में 3 ओडीआई मैचेस की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था। इसका बेसिकली मतलब ये है कि श्रीलंका की जो टीम है, जो क्रिकेट टीम है, वो भारत में आई थी और भारत और श्रीलंका के बीच में 3 ओडीआई मैच खेले गए। अब इन 3 मैचेस की ओडीआई श्रृंखला में तीनों के तीनों मैच भारत ने ही जीते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया वन द सीरीज बाय 3-0। 3-0 का मतलब है भारत ने तीनों के तीनों मैच जीते, श्रीलंका की टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। और फिर जो भारत के खिलाड़ी हैं विराट कोहली, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो ये सब तो नॉर्मल था। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तीनों मैचेस के रिजल्ट, तो पहला मैच गुवाहाटी के अंदर हुआ था और इसमें भारत ने 67 रनों से श्रीलंका को हराया था। फिर इसके बाद दूसरा मैच हुआ कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में और यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। तीसरा मैच हुआ तिरुवनंतपुरम में, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया। तो यहीं पर इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 317 रनों के अंतर से आज तक किसी भी देश ने किसी भी देश को नहीं हराया था। तो ये इस तरीके से वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले सन 2008 के अंदर न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को हराया था कुल मिलाकर के 290 रनों के अंतर से। तो अब तक यही सबसे बड़ा रिकॉर्ड था जब एक देश ने किसी अन्य कंट्री को सबसे ज़्यादा रनों के अंतर से हराया हो। लेकिन अब ये रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया है। यहाँ पर आपको बता दूँ ये जो मैच हुआ था मैच 3, इसके अंदर भारत ने 390 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका ने 73 रन ही बनाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली 317 रनों के अंतर से भारत ने श्रीलंका को हराया है और इस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि भारत ने किस देश का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्योंकि ये न्यूजीलैंड के पास पहले रिकॉर्ड था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स के बारे में है। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बल्लेबाजों में भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक जिन भी खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए क्रम से, तो जो टॉप 5 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं उनमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं। पहले एक ही थे, लेकिन हाल ही में दूसरे खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं जो कि 5वें नंबर पर हैं। तो वो कौन है? तो वो हैं विराट कोहली। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहाँ पर मैं लिस्ट दिखा देता हूँ जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में आज तक जिन भी खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उनमें नंबर 1 पर हैं भारत के सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का गॉड कहा जाता है और इन्होंने 18,426 रन बनाए थे टोटल 452 पारियों में। फिर दूसरे नंबर पर हैं कुमार संगकारा श्रीलंका के, तीसरे नंबर पर हैं रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के और चौथे नंबर पर हैं सनथ जयसूर्या श्रीलंका के। और अब 5वें नंबर पर भी एक भारतीय खिलाड़ी आ चुके हैं जिनका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली ने अभी तक 262 पारियों में 12,809 रन बनाए हैं। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की 11 साल की फलक मुमताज ने 23वीं राष्ट्रीय स्केच चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? तो इसके एक स्पोर्ट होता है और इसकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है वो हाल ही में आयोजित की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह रही कि जम्मू कश्मीर के ही खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, जिसके चलते जम्मू कश्मीर जो है वो पदक तालिका में टॉप पर रहा। तो जम्मू कश्मीर के ही खिलाड़ियों में एक शामिल थी फलक मुमताज, जो कि सिर्फ 11 साल की थी और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत ने किस तरीके से कोविड-19 महामारी का सामना किया, उसी के बारे में इस बुक के अंदर लिखा गया है और इस बुक को 2 लोगों ने मिलकर के लिखा है। एक तो आशीष चांदोरकर और दूसरे सूरज सुधीर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर। हाल ही में 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो हैं ये हाल ही में अमेरिका के अंदर प्रदान किए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि जनवरी की सेकेंड वीक की वीडियो में मैंने आपको गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में बताया था, जो कि अमेरिका के अंदर ही दिए जाते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के अंदर क्योंकि भारत की फिल्म ने जीता है तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के अंदर आपको सिर्फ वो पुरस्कार याद रखने हैं जहां पर भारत की फिल्म ने जीता है। तो इसमें भारत की जो फिल्म है RRR, उसको दो कैटेगरी में अवार्ड मिला है। एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है, और दूसरा RRR मूवी को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि RRR। हाल ही में 12 से लेकर के 16 जनवरी तक किस राज्य में परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, क्योंकि परशुराम कुंड मेला जो है ये हर साल अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में लगता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ही परशुराम कुंड है, जिसमें माना जाता है कि मकर संक्रांति के टाइम पर इसमें डुबकी लगाने से लोगों के जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो परशुराम कुंड मेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में हाल ही में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए 15 जनवरी को पूरे राज्य में योगाथन का आयोजन किया है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने योगाथन का आयोजन किया था, और इसके अंदर जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया, जिसके चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था राजस्थान के नाम पर, लेकिन अब ये रिकॉर्ड कर्नाटक के नाम पर हो गया है। यहाँ पर हाल ही में कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, उन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, जिसका नाम है योगाथन। हाल ही में 11 से लेकर के 18 जनवरी तक आयोजित किए गए 16वें ऑटो एक्सपो 2023 का उद्घाटन किसने किया? ये जो ऑटो एक्सपो होता है इसमें देश और दुनिया की तमाम कंपनियां अपने वाहनों को प्रदर्शित करती हैं। इस बार का जो ऑटो एक्सपो है ये इसका 16वां संस्करण था, जो कि भारत के 2 जगहों पर आयोजित किया गया है। एक तो न्यू दिल्ली के अंदर नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और दूसरा ग्रेटर नोएडा में। तो इन 2 जगहों पर इस बार का ऑटो एक्सपो आयोजित किया गया है, और इसका उद्घाटन किया था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन, जिनको सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। ये किस देश से थी? तो ल्यूसिल रैंडन, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिनको सिस्टर आंद्रे के नाम से भी जाना जाता था, ये फ्रांस कंट्री की एक नन थी, और इनकी जो एज थी वो थी 118 साल। तो इस तरीके से अपनी डेथ के टाइम पर ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था साल 1904 के अंदर फ्रांस में। तो अभी इनकी डेथ हो गई है। जून 2023 से यानी कि इसी साल के जून महीने से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या है? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन बिछाई गई है जिसका नाम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल की आपूर्ति की जाएगी बांग्लादेश को, यानी कि भारत से डीजल भेजा जाएगा इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में। तो इस पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी है? इस पाइपलाइन की लंबाई है 131.5 किलोमीटर। इसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में ही है, सिर्फ भारत के अंदर इसका 5 किलोमीटर हिस्सा आता है, बाकी 126.5 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में ही है। तो अभी जून 2023 से इससे डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य के अंदर एक दुर्लभ नारंगी चमगादड़ देखा गया है? तो भारत में हाल ही में नारंगी रंग का एक चमगादड़ देखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। आज तक के इतिहास में ये भारत के अंदर 7-8 बार ही देखा गया है। तो अभी छत्तीसगढ़ के कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इसको देखा गया है। चमगादड़ की ये जो प्रजाति है इसको दुनिया में विलुप्त प्राय घोषित किया गया है, यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर जो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इसको देखा गया है, एक केले के बागान में। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र की स्थापना के लिए किस शहर को चुना है?
तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंटर स्थापित किया जाएगा उसके लिए भारत के हैदराबाद शहर को चुना गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो सेंटर स्थापित किया जाएगा वो भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारोस नामक एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से एंड्रॉयड है, iOS है, उसी तरीके से हाल ही में भारत ने अपना खुद का एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है भारोस और इसका मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी मद्रास ने एक कंपनी की स्थापना की है जिसका नाम है J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसी कंपनी ने इस भारोस नाम के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी का विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसमें नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स का भी फीचर है, यानी कि इसमें पहले से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से जो भी ऐप इंस्टॉल करना चाहें बाद में कर सकते हैं। 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती में हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो सांसद खेल महाकुंभ होता है ये भारत के जो सांसद हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के बस्ती में यहाँ से जो लोकसभा सांसद हैं हरीश द्विवेदी, उन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। यह टूर्नामेंट 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण इसका दिसंबर में हुआ था और अभी दूसरा चरण हुआ है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लसिका फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? लसिका फाइलेरिया जो रोग होता है ये संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है और इसको आम भाषा में हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है जिससे इसको हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। तो इस बीमारी को समाप्त करने का भारत ने जो लक्ष्य रखा है वो है 2027 तक के लिए, 2027 तक के लिए। हालांकि आपको बता दूं WHO ने इसी बीमारी को विश्व स्तर पर समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा है। तो भारत जो है वो WHO के लक्ष्य के मुकाबले 3 साल पहले ही इसको भारत से समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने रखा है। इसी तरीके से कुछ और बीमारियां हैं जिनको समाप्त करने का जो भारत ने टारगेट रखा है उसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि एक बीमारी है जिसको इसी साल 2023 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वो बीमारी है काला अजहर बीमारी। काला अजहर बीमारी को 2023 के अंदर ही समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 के अंदर टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 के अंदर मलेरिया बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इन सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भारत समुद्रयान मिशन के तहत समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे कितने लोगों को भेजेगा? जो भारत का समुद्रयान मिशन है ये भारत सरकार के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। इसके अंतर्गत समुद्र की गहराई में जाकर के वहाँ पर शोध किया जाएगा, वहाँ पर खनिज संसाधनों का पता लगाया जाएगा। तो इस समुद्रयान मिशन के अंतर्गत एक पनडुब्बी तैयार की गई है जिसको नाम दिया गया है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। और इसी पनडुब्बी के जरिए 3 लोगों को समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। 6000 मीटर नीचे ये पनडुब्बी जाएगी और वहां पर 3 लोगों के द्वारा शोध कार्य किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 लोगों को। अगर आपसे पूछा जाता है कि समुद्रयान मिशन को कौन संचालित कर रहा है तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई के अंदर बेस्ड है और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन 2 राज्यों के बीच में रवाना किया है? तो देश के अंदर 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब तक चलाई जा चुकी हैं। जो 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में रवाना किया गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तक ये ट्रेन चलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक जो 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं उनको यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे कि सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में, और अभी जो लेटेस्ट चली है 8वीं ट्रेन ये विशाखापत्तनम से लेकर के सिकंदराबाद के बीच में चलाई गई है।
भारत ने किस देश के शबरागमुआ विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो शबरागमुआ विश्वविद्यालय जो है ये श्रीलंका के अंदर स्थित है और श्रीलंका के इस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हाल ही में किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। हाल ही में किस टेक स्टार्टअप फर्म ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक को विकसित किया है? तो भारत में पहली बार 5G इनेबल्ड ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है स्काई हॉक। आपको बताना है कि इसको कौन से स्टार्टअप ने बनाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि IG ड्रोन्स। IG ड्रोन्स नाम का जो स्टार्टअप है ये नई दिल्ली के अंदर बेस्ड है और इसी ने भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन बनाया है जिसका नाम है स्काई हॉक। इसका इस्तेमाल रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकता है। हाल ही में 15 जनवरी 2023 को किस देश में ATR-72 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 72 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो इसका आंसर है भारत का पड़ोसी देश नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल में हाल ही में एक दुर्घटना हुई, एक विमान दुर्घटना, जो कि 1992 के बाद इस देश की सबसे वर्स्ट दुर्घटना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, येती एयरलाइंस का एक विमान था ATR-72। इसने 15 जनवरी को काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी। काठमांडू नेपाल का राजधानी है और पोखरा भी यहाँ का एक शहर है। तो काठमांडू से पोखरा के लिए ये विमान जा रहा था और पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें जो 72 लोग सवार थे सभी के सभी लोगों की डेथ हो गई है। इस विमान के अंदर टोटल 72 लोग सवार थे जिनमें से 15 विदेशी नागरिक भी थे और इन 15 विदेशी नागरिकों में भारत के भी 5 लोग थे। तो सभी की यहाँ पर डेथ हो गई है। मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला जो एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा ये बनाया जाएगा मेघालय की राजधानी शिलोंग में। मेघालय की शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग पर भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं को मासिक धर्म का अवकाश देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि केरल। तो केरल सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी राज्य विश्वविद्यालय और संस्थान आते हैं वहाँ पर छात्राओं को पीरियड्स के लिए अवकाश दिया जाएगा, यानी कि उनको छुट्टी दी जाएगी। पीरियड्स के टाइम पर छात्राओं को जो मानसिक और शारीरिक कठिनाई से गुजरना पड़ता है उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं केरल के उच्च शिक्षा विभाग ने एक और डिसीजन लिया है जिसके तहत यहाँ पर 60 दिन का, अधिकतम 60 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, यानी कि बच्चे के जन्म पर उसकी शुरुआती देखभाल के लिए अधिकतम 60 दिन का मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, यानी कि मैटरनिटी लीव भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि किस प्रदेश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सरकार अपनी सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके पूरी तरीके से डिजिटल हो गई है। इस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी सेवाएं हैं वो अब केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही उपलब्ध रहेंगी। इसका मतलब ये है कि राज्य के जो नागरिक हैं वो कि बिना किसी कार्यालय में विजिट किए ही सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। साल 2023 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए भारत की ओर से किस साइट को नामांकित किया गया है? वर्तमान समय में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के जो भारत में संख्या है वो है टोटल 40। तो अभी क्या हुआ है, भारत सरकार ने साल 2023 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए भारत के जिस साइट को नामांकित किया है वो है चराई देव के मोइडम्स। चराई देव जो है ये असम राज्य का एक जिला है। तो यहाँ पर जो मोइडम्स हैं जिनको असम के पिरामिड भी कहा जाता है, ये अहोम साम्राज्य के शाही कब्रिस्तान हुआ करते थे जहाँ पर शासकों को दफनाया जाता था। तो चराई देव के जो मोइडम्स हैं इनको साल 2023 के लिए भारत ने नॉमिनेट किया है भारत की ओर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी जो यूनेस्को की टीम है वो इसको विजिट करेगी और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलेगा या फिर नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है इसने किस देश के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी डिक्लेयर किया है? अब्दुल रहमान मक्की जो है
ये जो लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन है उससे ये जुड़ा हुआ था और उसी के लिए काम करता था। तो इसको भारत और अमेरिका ने पहले ही आतंकवादी डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का आतंकवादी था। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राज्य में दृष्टिहीनता को कंट्रोल करने के लिए ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? इसका आंसर है भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में बीजेपी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल ऐप, और इस एप्लीकेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं, लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा पदाधिकारी हैं, तो उन सबका डेटा इस सरल एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया गया है ताकि देश की जो आम जनता है वो किसी भी पदाधिकारी से संपर्क कर सके। तो इसी कारण से इसको विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी हाल ही में बोला गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है त्रिपुरा। हाल ही में त्रिपुरा की सरकार ने सहर्ष नाम से एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है जिसका मेन मकसद है कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को बढ़ावा देना, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा की सरकार ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं और इनको BRO के एक प्रोजेक्ट के तहत भूटान में तैनात किया गया है। भूटान में BRO के द्वारा प्रोजेक्ट दंतक चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत इनको भूटान में तैनात किया गया है और इस तरीके से किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी जो कि सुखोई 30 MKI विमान उड़ाती हैं, इनको हाल ही में जापान के अंदर एक हवाई अभ्यास हुआ था और उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। बेसिकली आप जानते हैं हाल ही में भारत और जापान का पहली बार हवाई अभ्यास हुआ है और उसका नाम था वीर गार्जियन 23। वीर गार्जियन 23 नाम से भारत और जापान का पहला एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई है और इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। अवनी चतुर्वेदी ने वहां पर इन्होंने सुखोई 30 MKI विमान को उड़ाया और इस तरीके से ये विदेशी धरती पर होने वाले किसी भी हवाई अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि वीर गार्जियन 23 नाम का जो अभ्यास हुआ है ये जापान में कहाँ पर हुआ है? तो जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मिस यूनिवर्स 2022 जो प्रतियोगिता हुई है उसको किसने जीता है? और साइक्लोन 1 नाम का जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास पहली बार हुआ है ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 15 से 21 जनवरी यानी कि 3rd वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के इसी तरीके से बेस्ट वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।